तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल पाठ नंबर 4 एनसीईआरटी और नाम है कृषि। इस पाठ को करेंगे और यहाँ पे भाग 3 है वीडियो का, जो कि आपका लास्ट भाग होने वाला है इस पाठ का। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जो कि पेंडिंग थी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब हमने जो है ना काफी सारी चीजें जान ली, काफी सारे फसलें, चावल, गेहूं, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने मोटे अनाज, मक्का, उन चीजों के बारे में हमने जान लिया था, दालों के बारे में भी। और अब हम जानेंगे खाद्यान्न फसलों के अलावा, ठीक है। ये सारी फसलें जो कि खाई जाती थी, खाने वाली चीजें थी, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारे पास में अगली फसल आ रही है वो है गन्ना। कौन सी फसल है? गन्ना। तो गन्ना उगाया जाता है आमतौर पे, ये जो है एक गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है। और गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल को हम बोलते हैं खरीफ की फसल, यानी कि खराब होने वाली फसल, ठीक है। नहीं, ठीक है, वो अपनी खैर खर खर से हमने याद रखा था खराब होने वाली, और खराब वही फसल होगी जो गर्मियों में उगेगी। और गर्मियों में उगेगी तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तापमान क्या चाहिए इस फसल को? ज्यादा चाहिए। और बारिश भी इसको ज्यादा ही चाहिए होगी, ठीक है। बारिश ठीक ठाक चाहिए होती है, लेकिन ज्यादा ही मान सकते हैं इसको हम, जो कि है 75 सेंटीमीटर से लेके, और ये है आपकी 100 सेंटीमीटर तक। मतलब चावल से थोड़ा सा कम पानी चाहिए, चावल के बराबर का पानी भी चल जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रों की, कहाँ कहाँ इसको उगाया जाता है। देखो, इसको उगाने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी बारिश चाहिए। जहां पे चावल उगता है उन सारे इलाकों के अंदर गन्ने को भी उगाया जा सकता है। और आपको बता दें, भारत जो है ना दूसरे नंबर पे, ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है दुनिया में, ठीक है। अब इससे जो गन्ना है, इससे चीनी मिलती है, हमें गुड़ मिलता है, खांड सारी मिलती है, मीठा मिलता है। वो सारी चीजें कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। और ये कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन इलाकों में उगाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमारे पास में जो अगली फसल आती है वो किसकी फसल? तिलहन की फसल। तिलहन की फसल। और तिलहन की फसल को क्या करना है? अभी भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है किसको? तिलहन को। अब देखो, मेरे सामने तिलहन तो उगाया भाई, हमारे ना इलाके में उगाया जाता है, लेकिन जो जो फसलें अभी तक आई थी ज्यादातर को मैंने देखा हुआ था। अब देखते हैं इसके अंदर। तो ये जो है भारत में जो है देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई प्रकार की तिलहन की फसलें उगाई जाती है। अब तिलहन वो तिल नहीं होते, तिल अलग होते हैं, तिलहन अलग होते हैं। तिलहन के अंदर बहुत सारी फसलें आती हैं। ये वो फसलें होती है जिनमें से तेल निकाला जाता है। और तेल किस में से निकाला जाता है? मूंगफली का तेल आपने देखा होगा, सरसों का तेल देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे, नारियल का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये सारी किस में आएंगी? तिलहन वाली फसलों के अंदर आती है। और इनमें ज्यादातर फसलें कब उगाई जाती है? सर्दियों में उगाई जाती है, जो कि क्या है, देखो अलग अलग है। मूंगफली लगा के चलोगे, मूंगफली कब उगती है? गर्मियों में। वैसे ही सरसों उगाने चलोगे तो वो कब उगेगी? सर्दियों में। तो अलग अलग है, वो आपको अलग से पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। मूंगफली का याद रखना, मूंगफली की फसल गर्मियों में उगाई जाती है, यानी कि वो एक खरीफ की फसल है। और भारत में आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? मैप बनाया नहीं क्या? मैंने उड़ा दिया शायद। तो मैप बनाते हैं एक बार, छोटा सा नकली मैप है ये, बिल्कुल से डुप्लीकेट मैप है मेरा, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है। इस वाले मैप में आंध्र प्रदेश हमारा कुछ यहाँ वाले इलाके में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ सी पे इसको उगाया जाता है मूंगफली को। उसके अलावा राजस्थान में भी इसको उगाया जाता है। मूंगफली को बारिश बहुत ज़्यादा कम चाहिए होती है। इतनी जानकारी तो यार इन लोगों ने मुझे भी नहीं दी थी, लेकिन मैंने आपको दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगली फसल के ऊपर, वो है हमारी चाय, जो कि भारत में पी जाने वाली सबसे बड़ी फसल है। चाय को बहुत ज़्यादा चाव से लोग पीते हैं, मजे ले लेके, चुस्कियाँ ले लेके। और ये चाय उगती कैसे है? ये चाय बागानों में उगती है। जो आपके घर में चाय पत्ती आती है, वो चाय की पत्तियां होती है। चाय जो है एक
मतलब रोपित पौधा है, मतलब उसको पहले उसकी पौध तैयार की जाती है, उसके बाद में उसको उखाड़ के किसी दूसरी जगह लगाया जाता है, जैसे धान की खेती होती है। लेकिन चाय को ठंड में उगाया जाता है, ठंडे इलाकों में। इसको उगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो चलो सारी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। तो इसको जो है वर्ष भर, साल भर चाहिए होता है, और इसके दौरान इसको जो है मतलब इलाका ऐसा चाहिए जहाँ पे धुंध ना गिरे, धुंध पाला जो गिरता है ना, तो वो ना गिरे इसके ऊपर, नमी ना रहे ऊपर। और उसके अलावा इसको डेली पानी चाहिए होता है, पानी जो है इसको ठीक ठाक चाहिए होता है। सूखे इलाके में नहीं उगाया जा सकता, और ज़्यादा गीले इलाके में भी नहीं उगाया जा सकता। इसको पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, अगर पानी एक दिन भी रुक गया तो पौधा खराब हो जाता है, और इसीलिए इसको ढलान वाले इलाकों में उगाया जाता है। उगाने वाले इलाके जो है इसके ज़्यादातर क्या है, हमारे आसाम, जो कि आपका यहाँ पे पड़ता है, आसाम, ठीक है, आसाम में उगाया जाता है। उसके अलावा जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, इधर वाले इलाके में भी इसको उगाया जाता है। समझ गए आप लोग, ये चीज़ याद रख लोगे। अब देखते हैं अगली फसल। तो अगली फसल है हमारी चाय के बाद क्या पीते हो, कॉफी, है ना, कॉफी पीते हैं ना चाय के बाद में। और क्या लिख दिया मैंने कि, चलो कोई बात नहीं, का आगे लिख दें हम, ठीक है। कॉफी, कॉफी भी जहाँ पे चाय उगती है लगभग उसी इलाके में ज्यादातर कॉफी, हमारी काली मिट्टी के ये वाले वहां पे नहीं उगती, असम में, इधर वाले इलाके में ज्यादातर कॉफी उगाई जाती है भारत की। और भारत जो है ना, जो कॉफी पैदा करता है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की कॉफी पाई जाती है। और अब देखते हैं आगे, इसको उगाया जाता है केरल में, तमिलनाडु में। देखो केरल तमिलनाडु ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला आंध्र प्रदेश के नीचे, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये वाले हिस्से में इसको ज्यादातर उगाया जाता है। अब देखते हैं अगली फसल, वो है हमारी बागवानी। कौन सी फसलें हैं, बागवानी फसलें। और बागवानी मतलब बाग, बाग मतलब बहुत सारी अलग अलग फसलें होती है बागवानी में। बाग किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी फल का हो सकता है, ठीक है। तो बागवानी फसलें उनको बोलेंगे हम, बागवानी फसलें, ठीक है, बागवानी फसलें। जैसे भारत के अंदर क्या क्या उगाया जाता है, अमरूद, उसके अलावा आम की फसलें, संतरा वगैरह, बहुत सारी फसलें ना, अलग अलग, चीकू, अखरोट, ठीक है, सेब हो गई। तो अब आप देखते हैं हम थोड़ा बहुत मोटा मोटा सा, यहाँ पे संतरे उगाए जाते हैं इस वाले हिस्से में। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सेब, अखरोट उगाए जाते हैं। यहाँ पे आओगे तो इस वाले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस वाले हिस्से में आम, ठीक है ना, जो खाते हो आप, आम। और उसके अलावा जो है आपको अमरूद, और क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे दो फसलें तो मेन है जो यहाँ पे उगाई जाती हैं, कुछ और भी उदाहरण दिखेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जो भी फल है मेन से बड़े फल जो हमारे मार्केट में आते हैं, हरियाणा, दिल्ली के मार्केट में, तो वो ज़्यादातर यहीं से आते हैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इन लोगों ने बहुत सारी बता रखी है वैसे। केले जो है आपके महाराष्ट्र और तमिलनाडु इलाके में उगते हैं, मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कुछ हिस्सा यहाँ पे और कुछ हिस्सा यहाँ पे, थोड़े बहुत केले उगते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी उगता है इधर ही उगता है। हमारे इलाके में बहुत कम उगाए जाते हैं, हरियाणा पंजाब के इलाके में। अब उसके अलावा बता रखा है भारत जो है विश्व में लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत में क्या उगता है, मटर उगती है, फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, ठीक है, टमाटर, बैंगन, आलू, यही जो भी मार्केट में दिखता है नॉर्मल सा, वो सारी चीजें भारत में उगाई जाती हैं सब्जियों में, ठीक है। ये हो गया। अब आती है, देखो ये भी खाई जाने वाली फसल है, गन्ना है, खाते हैं, गुड़ चीनी बना के खाते हैं, ये सारी चीजों से हम कुछ ना कुछ खाते ही हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें से हम कुछ भी नहीं खा सकते। क्या, कुछ भी नहीं खा सकते हैं? चलो देखते हैं वो फसल कौन सी है। रबड़ की फसल, रबड़, वही रबड़ जिससे आपके टायर बनते हैं, ठीक है। तो वो टायर वाली रबड़ यार उगाते हैं, आपको नहीं पता हो तो, और वो फसलें उगाई जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो इसको जो है तापमान, मतलब जो बारिश होती है, बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, गेहूं से भी, क्या बोलते, चावल से भी ज़्यादा 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है इसको। उसके अलावा जो है इसको बोलते हैं, इसको उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसकी फसल उगाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है इसको। ज़्यादा गर्मी का मतलब क्या है, ये एक खरीफ की फसल है, ठीक है ना। ज़्यादा गर्मी का मतलब क्या है, खरीफ की फसल है ये एक। उसके अलावा इसके क्षेत्र देखते हैं, तो यहाँ पे इसके क्षेत्र बता रखे हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय की गारो पहाड़ियों में इसको
उगाया जाता है, मतलब भारत के इस वाले हिस्से में ही इसको उगाया जाता है ज्यादातर। अब आगे देखते हैं तो ये बताते हैं कि भारत जो है विश्व में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है रबड़ का। कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा रबड़ भारत उगाता है। अब वैसे ही आती हैं रेशेदार फसलें। कैसी फसलें? रेशेदार। अब रेशेदार फसलें कैसी होती है देखते हैं हम। वो धागे देखे आपने, रेशेदार, रेशे जो धागे जिनको बोलते हैं वो उस टाइप की फसलें, उन्हीं फसलों को हम बोलते हैं रेशेदार फसलें। इसके अंदर आपकी कई सारी फसलें शामिल होती हैं और हम खास तौर पे ध्यान रखेंगे कपास का। ठीक है, किसका ध्यान रखेंगे हम? कपास का। अब यहाँ पे बता रखा है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये सारी जो है रेशेदार फसलें होती हैं। अब देखोगे प्राकृतिक रेशम ये हमें एक कीड़े से मिलता है, उसके कोकून से मिलता है, तो इसको वैसे फसल नहीं बोल सकते, कीड़े से प्राप्त होता है। लेकिन ऊपर के तीन जो है कपास, जूट और सन, ये हमें फसलें उगानी पड़ती हैं। सन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जैसे हमारे घर में कुछ चारपाई बनी हुई है सन से, लेकिन मजा नहीं आता है उसमें। अब जो है कपास और जूट बचा, कपास की बारी आ गई। और कपास कहाँ पे उगता है? कपास उगता है हमारा काली मिट्टी में, और काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। हरियाणा का कुछ हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, तो थोड़ा सा हिस्सा, ज्यादा नहीं है, तो उसमें। और उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, उन इलाकों में इसको उगाया जाता है। अब देखते हैं आगे। और भारत जो है कपास के पौधे का मूल स्थान भारत को माना जाता है, और इससे क्या बनता है? सूती कपड़ा बनता है आपका। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, हमें बस ज्यादा यही पता करना था, ज्यादा तापमान चाहिए। और ज्यादा तापमान का मतलब है ये फसल है खरीफ की फसल है, लेकिन इसको जो है 210 दिन, ये बारिश वारिश से कुछ नहीं लेना देना, इसको 210 दिन यानी कि 6 से 8 महीने तक का टाइम चाहिए, जिस दौरान कुछ भी फालतू का प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं ना आ पाए, मतलब कुछ भी ना हो, पाला वाला ना गिरे उसके ऊपर, और पाला रहित दिन और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज को, कि यहाँ पे धूप रहनी चाहिए इस पे 210 दिन, मतलब 6-8 महीने धूप ना जाए एक भी दिन, ठीक है, तभी ये अच्छा उगेगा। अगर कुछ गिर गया तो वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कलर बदल जाएगा, तो इसीलिए इसको इस वाले हिस्से में उगाया जाता है। रीजन बताता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे जब मानसून आता है तो यहाँ पे एक पट्टी है, दिख नहीं रहा होगा शायद, मार्कर ब्लैक ब्लैक कंफ्यूज करेगा आपको। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में एक पट्टी होती है, और ये पट्टी जो है इधर से, जो इधर दो गैप हो गया ना बीच में, तो इसके जब मानसून यहाँ से आता है भारत के अंदर, तो इधर वाले, इधर पहाड़ी है, ठीक है ना, कौन से घाट है यहाँ पे? वेस्टर्न घाट है यहाँ पे। तो अब जो है पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ऊपर जब हवा जाती है तो यहाँ पे बारिश नहीं करती, और इसी वजह से इस इलाके में इसको उगाया जाता है। ठीक है, इधर वाले इलाके में नहीं उगा सकते क्योंकि बारिश होती है और खराबी कर जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी आपकी फसल। अब वैसे ही कपास के साथ साथ उगता है जूट, है ना, कपास के साथ क्या उगता है? जूट की फसलें भी उगाई जाती हैं। अब जूट की फसलों के बारे में बताते हैं। इसको हम सुनहरे रेशे के नाम से जानते हैं। जूट की फसल उन इलाकों में उगेगी जहां पे बाढ़ आती है, आमतौर पे, खास तौर पे कहां पे उगती है? जहां पे हर साल बाढ़ आती है, यानी कि जहां पे नई मिट्टी आती है उसी इलाके में इसको उगाया जा सकता है। और जहां पे बाढ़ आएगी पता ही है कहां कहां आती है, तो उसी इलाकों में उगाया जाएगा। इसको बढ़ने के लिए उच्च तापमान चाहिए। उच्च तापमान का मतलब है ये एक खरीफ की फसल है, और इसको जो बारिश है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए। लगभग माना जाता है 200 सेंटीमीटर से आसपास इसको बारिश चाहिए होगी उगने के लिए। और इसके क्षेत्र कौन से है जहां पे बाढ़ आती है? बाढ़ कहाँ पे आती है? ये वाले हिस्से में बाढ़ आती है, और इधर वाला कुछ हिस्सा है जहां पे बाढ़ आती है, तो वहीं पे इसको उगाया जाएगा। इससे जो है आमतौर पे बोरियां, चटाइयां, रस्सियां, ठीक है, गलीचे वगैरह बनते हैं हमारे। लेकिन आजकल इसका प्रयोग कम हो रहा है क्योंकि नायलॉन आ चुका है जो कि इससे सस्ता है और उसके साथ साथ इससे ज्यादा मजबूत भी है। और इसको कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, मतलब यहाँ पे नहीं उगता है, ये मैंने गलत बोल दिया, सिर्फ ये वाले हिस्से में ज्यादातर इसको उगाया जाता है। इधर वाला इलाका, इधर वाला इलाका, क्योंकि बारिश ज्यादा चाहिए होती है और यहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, बारिश होती है इधर वाले इलाके में, और इधर वाले इलाके में इसको नहीं उगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती फिर, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, कुछ सिचुएशंस जो हमें पता होनी चाहिए। अब आपकी जितनी भी फसलें थी, जितने भी प्रकार की जो भी खेती हमने करनी थी, वो सारी खेती हम लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बचे हैं, उसके बाद में हम करेंगे मैप को। ठीक है, रेखा चित्र, मानचित्र होता है वो, तो मानचित्र को करेंगे हम, और उसमें देखेंगे हम फिर कहाँ कौन सी फसल आती है आपकी, कैसे याद रखोगे। ठीक है,
तो अब आते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। मतलब जो भी पंगे हो रहे थे, बहुत सारे पंगे हुए, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसको संभालना जरूरी था, उसमें सुधार लाना जरूरी था। उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति का आह्वान किया। हरित क्रांति जिसके अंदर क्या होता था कि जो उर्वरक थे, रसायन थे, उनको लाया गया लोगों के सामने। HYV सीड्स को, HYV बीजों को लाया गया। कैसे बीज थे? HY और V, हाई यील्ड वैरायटी, उच्च मतलब बढ़िया क्वालिटी के बीज थे ये सबसे, जो कि माने जाते थे। अब इन बीजों को मार्केट में लाया गया लोगों के सामने और उगाया गया, लेकिन इनको रसायन वगैरह ज़्यादा चाहिए होते थे। मिट्टी खराब होती है, लोगों ने इनका प्रयोग ज़्यादा किया, फसलें उगाई, कमाई भी बहुत ज़्यादा की, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाया। हरित क्रांति का जो असर था, जिस उद्देश्य से वो चली थी, वो पूरा ना हो पाया। उसके बाद में श्वेत क्रांति आई, जिसके अंदर जो है गाय भैंसों इनके चारे वारे पे ध्यान दिया गया। अब जो है किसानों को लाभ देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, बहुत सारी चीजें लाई गई। और लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, जो अनाज उगाते खेत में, जहां पे बेचने जाते कुछ रेट ही नहीं था, जैसा मन करे बेच दो। तो सरकार ने क्या किया, एक न्यूनतम सहायता मूल्य रख दिया। न्यूनतम सहायता मूल्य कि गेहूं जो है 1900 रुपये किलो मिलेगा, सॉरी 1900 रुपये क्विंटल है, तो इतना बेचना पड़ेगा, इतना खरीदना पड़ेगा, जो भी इसको खरीदेगा, इससे सस्ता वो नहीं खरीद सकता। ठीक है, ये चीज है, तो ये कर दिया। तो अब आगे आते हैं, तो आगे बताते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। ठीक है, मतलब जो भारत की जनसंख्या है ना, जितनी भी आबादी है, उसका 63% हिस्सा 2021 स्टैट्स है ये, 63% हिस्सा जो है खेती के कार्य से जुड़ा हुआ है। और आज तो समझ गए होंगे, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है इसको सुधार की। खेती का सुधार बहुत खराब है, बहुत खराब हालत है, किसान मर्डर, मतलब सुसाइड कर लेते हैं अपना। तो अब चलते हैं, लास्ट पॉइंट है जो कि है खाद्य सुरक्षा। खाद्य होता है खाई जाने वाली चीजें, क्या? खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। अब ये क्या होता है, देखो भारत में खाने की कमी से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए और लोगों को ध्यान दिया इस चीज को कि हाँ, जहाँ पे अनाज ज्यादा होगा, हम लोग अनाज को इकट्ठा करके सभी लोगों तक मुहैया कराएंगे, वो भी सस्ते दामों में, सस्ते रेट में। जो गरीब किसान है या फिर कोई गरीब परिवार है, जहाँ पे जिनके पास जमीन तक नहीं है, तो उनको मुहैया कराया जाता है सस्ते रेट में अनाज को, खाद्य सुरक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, सरकार ने क्या किया, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई, जिसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो है बफर स्टॉक। क्या है? एक बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार जो है ना, जहाँ पे मान के चलो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे फसलें ज्यादा उगती है, सब लोग बेचने के लिए उगाते हैं, ज्यादा फसलें उगाते हैं, परिवार से जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। ठीक है, तो उस ज्यादा फसल को लोग तो बेच के आ जाएंगे बाजार में। अब बाजार में से सरकार उस फसल को खरीद के अपने पास रख लेती है। जिस इलाके में बाढ़ आ जाती है, कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, भूखमरी आ जाती है, तो उन इलाकों में इसको बांट दिया जाता है फिर बाद में। ठीक है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, बफर स्टॉक लगा लेती है, पहले से ही बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद में सरकार को, प्रधानमंत्री तो बांटने आएगा नहीं आपको, है ना, तो क्या करती है सरकार, सार्वजनिक मतलब कि पब्लिकली, ठीक है, और उनके लिए, लोगों के लिए क्या बनाती है, वितरण प्रणाली बनाती है। इसके अंदर क्या करते हैं लोग, जो मतलब किसी दुकानें देखी होंगी ना, जहाँ पे आपको कोटा वगैरह मिलता है, तो वो दुकानें, उन्हीं को बोलते हैं हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी कि कुछ दुकानें वगैरह खोल देती है, हर शहर के अंदर खोल रखी है फिलहाल, और वहां से आप जो है सस्ते रेट में ले सकते हो। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे हो, तो आप इनको वहां से सस्ते रेट में अनाज ले सकते हो। अभी सरकार दे रही है 5 रुपए किलो में, ठीक है, गेहूं दे रही है, वैसे कितने मिलेगा, 19 रुपए से भी ऊपर का। ठीक है, तो कितना ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, जिसका फायदा किसान मतलब गरीब परिवार उठा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप अमीर हो तो भी शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दे, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। अगर परिवार आपका मतलब आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो आपको वो
मिल सकती है सुविधाएं, क्योंकि सरकार ने भूखमरी और ये सारी मतलब आपातकालीन स्थितियों के लिए इसको बफर स्टॉक को बनाया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गई ये चीजें। अब आता है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। भारत जो है ना, भारत वैश्वीकरण में जा चुका है, यानी कि भारत की जो खेती बाड़ी है वो भारत तक अब सीमित नहीं रही, वो दुनिया भर में फैल चुकी है। अब दुनिया भर में फैलेगी तो कोई देश टेक्नोलॉजी में आगे है, कोई पीछे है। अब हमारा देश है टेक्नोलॉजी में तो पीछे चल रहा है, लेकिन खेती अच्छी होती है। अब खेती अच्छी होती है तो दूसरे देशों से समझौते किए कुछ, तो उनको देखा देखी हमने भी कुछ हथियार बनाए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, क्योंकि भारत में नहीं आए थे इतनी जल्दी, है बाद में आए थे। तो वैश्वीकरण के चलते बहुत सारे जो औजार हैं खेती के और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में प्रवेश करती है, और उसके साथ उसकी मदद से कृषि को बहुत ही बेहतर ढंग से आसानी से किया जा सकता है। वहीं पे दूसरे देशों को क्या फायदा होता है, वहां पे इससे जो है उनको अच्छी फसलें असली मतलब अच्छी पैदावार मिल जाती है। भारत वालों को क्या फायदा हुआ, HYV सीड्स वगैरह मिल जाते हैं बाहर के देशों से, जो कि उनकी लैबों में तैयार किए जाते हैं, अलग अलग नई नई किस्मों के बीज मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं वैश्वीकरण से। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर में। उम्मीद है चैप्टर तो आया होगा समझ में। अब आपकी बची है सिर्फ कुछ चीजें, कुछ लिमिटेड सी चीजें, चलो उनको भी करवा देते हैं, जो कि है आपका मैप, है ना, मैप करवाना है ना बिल्कुल से। तो जिसके लिए आप यार इतनी सारी सीरीज देख के आए हो, मैप मैप मैप, और ये मैप नहीं होगा तो क्या मजा यार फिर। तो मैप कराते हैं, और मैप करना बहुत आसान है, बस मेरे साथ समझते चलना कैसे क्या होगा। ठीक है, मैप बनाता हूं मैं, थोड़ा सा महंगा कर देते हैं अब की बार मैप को। ठीक है, ठीक है, बन गया मैप इंडिया का। अब लगभग लगभग ठीक है यार, काम चला लेना इससे। अब देखोगे आप लोग क्या है मेन सीन क्या है, हम फसलें उगाते हैं। कुछ इलाकों में हमने मिट्टी का बंटवारा कर रखा है, पहले पाठ में पढ़ा था संसाधन और विकास में, तो उसमें हमने पढ़ा था मिट्टी कहाँ पे कौन सी पाई जाती है, इस वाले हिस्से में जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है, इस वाले हिस्से में क्या होता है, काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, ज्यादातर कपास उगाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, क्लियर करनी जरूरी है। यहाँ पे एक पूरी पहाड़ की श्रृंखला है, लंबी चैन है पूरी की पूरी, वैसे ही इधर वाले हिस्से में भी है। ठीक है, इनको घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, अब जो है इनको जब मानसून आता है इधर की साइड से। ठीक है, हर बार इधर की साइड से ही आता है, और आता जब जाता है तो इधर की साइड से ऐसे घूमता हुआ वापिस चला जाता है। वो आपको आगे पता लगेगा, या फिर पता लग गया होगा, मेरे को पता नहीं अभी फिलहाल, लेकिन आपकी इस बुक में तो फिलहाल है नहीं, शायद 9th में आया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है अभी फिलहाल। तो जो भी है मानसून यहाँ से प्रवेश करता है, और जब ये पहाड़ आ जाता है तो बारिश इधर होती है। ठीक है, बारिश इधर होती है, लेकिन यहाँ पे जब आता है मानसून, जब होती है गर्मी, क्या होती है, गर्मी। और जब यहाँ पे से लौटता है ये पहाड़ आता है, और यहाँ पे भी करता है बारिश। अब लेकिन यहाँ पे होती है क्या, सर्दी। आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे, तो जो हवा है ना वो ऐसे जाती है, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, ऐसे है ना हिमालय पर्वत हमारा, तो जो हवाएं हैं वो यहाँ पे आती हैं, टकराती हैं, वापिस आती हैं। और भाई ऐसा नहीं है रॉकेट बूस्टर लगे हुए उनमें, बहुत मजे में चलेंगे, हवाएं धीमी धीमी उड़ती हुई, बहुत दूर जाना होता है। तो यहाँ से यहाँ आने में उनको सर्दियां लग जाती है, क्योंकि पहले यहाँ पे जाएंगी फिर वापस घूम के इधर आएंगी, तो गर्मियों से सर्दियां आ जाती हैं। तो अब जो है जो भी फसलें गर्मियों में उगती है और जिनको बारिश चाहिए होती है, जैसे कि चावल हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे और क्या होता है, खास तौर पे तो चावल ही उगाया जाता है गर्मियों में, है ना, तो चावल की फसलें इस वाले हिस्से में उगेंगी। अब यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं उगाते। क्यों नहीं उगाते, क्योंकि सर्दियों में बारिश होती है, और सर्दियों की जो भी फसलें होती है उनको बारिश कम चाहिए होती है, तो इस वजह से यहाँ इस वाले हिस्से में बहुत ही कम फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लोगे। अब बचा हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो इस वाले हिस्से में काफी फायदा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। कम बारिश है गर्मियों में भी और सर्दियों में, दोनों सीजन में बारिश कम होती है, और कम बारिश में हम बहुत सारी फसलें यहाँ पे उगा सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे गेहूं उगता है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कपास यहाँ पे उगाया जाता है आपका। उसके अलावा जो है आप देखोगे यहाँ पे और क्या उगता है, यहाँ पे आपका, अरे यार फसलें ही भूल गया मैं तो सारी। ठीक है, ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार उगती है यहाँ पे, बाजरा, मूंगफली। ठीक है, वो सारी चीजें, मूंगफली भी लिख देता हूँ, मूंग लिख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये
सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ और छूट तो नहीं गया फसलें? चलो देख लेता हूँ मैं एक बार। तो रबड़, हाँ रबड़ भी इधर ही उगती है, ठीक है ना, ये भूल मत जाना रबड़ को। रबड़ इस वाले इलाके में उगती है। कॉफी उगती है ना। ये मैं कॉफी में क्या करता हूँ हर बार यार। काफी उगती है। उसके अलावा चाय, तो ये कितनी सारी फसलें यार इस वाले हिस्से में उगाई जाती है भारत के, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, और कुछ तो नहीं बचा। बाजरा अनाज हो गए, मक्का वगैरह। तो हाँ यहाँ पे मक्का वगैरह भी उगता है। देखो मक्का जो है ना, ज्वार बाजरा मक्का, ये सारी फसलें उगती है यहाँ पे। अब ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे देखो कितनी सारी फसलें तो हो गई ना हमारी यहाँ पे उगती है जो कि। और ये स्टेट्स कौन कौन से हैं देखो, आप आराम से याद रख सकते हो। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके अलावा जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु देखो फर्क कितना है, बस तमिलनाडु है नीचे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में कम ही फसलें उगती है, ज्यादा नहीं उगाई जाती। तमिलनाडु यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे है केरल, हमारा ऊपर जो है कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसे पड़ता है। और ये है गुजरात का हिस्सा, गुजरात में भी कम ही फसलें उगती हैं, ज्यादा नहीं उगती। तो जो ये वाला हिस्सा हमारा बचता है ना, ये वाला हिस्सा इधर वाला, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, ये नीचे वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में ज्यादातर फसलें उगाई जाती हैं। ये आपको दो स्टेट है, कर्नाटक महाराष्ट्र, तो वो है। और उसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है आपका। अब ये तो हो गया। उसके अलावा देखोगे आप, गन्ना बच गया हमारा, बहुत सारी फसलें अभी भी बची हुई हैं। ऊपर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो सेब अखरोट उगाए जाते हैं। वैसे ही इधर के इलाके में, नीचे वाले हिस्से में आओगे भारत के इधर, तो संतरे उगाए जाते हैं। और अगर ये वाला हिस्सा अगर आप देखते हो, ये वाला हिस्सा असम, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, ये भी आ जाते हैं। तो इस वाले हिस्से के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो सबसे बड़ी उत्पादन होता है ना असम में चाय का। और उसके अलावा जो है उड़ीसा में जूट लिख देता हूं मैं, लेकिन पूरे इस इलाके में, यहाँ पे जहाँ पे असम में, उड़ीसा, बिहार, इस इलाके में जूट को भी पैदा किया जाता है। मेघालय भी है यहाँ पे, थोड़ा पास में ही है, तो इन इलाकों में जूट भी पैदा किया जाता है। अब बचा हमारा ये वाला इलाका, यहाँ पे पड़ता है राजस्थान। और राजस्थान है मतलब रेत का घर, और रेत के घर में वही चीजें उगेंगी जहां जिन चीजों को बारिश कम चाहिए होती है। वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन मजा आ रहा हो तो यार बता दो मेरे को। रेत, जहां पे रेतीली फसलें जिनको पानी कम चाहिए, ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा मक्का, ठीक है, मूंगफली, ये सारी फसलें यहाँ पे आमतौर पे उगाई जाती हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई। इसके अलावा बचा हमारा इलाका, पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका और उत्तर प्रदेश का इलाका, और ये है हमारा मध्य प्रदेश। अब इस इलाके में अगर आप देखते हो तो पंजाब हरियाणा में ज्यादातर जो फसलें हैं वो उग जाती हैं। चाय कॉफी को छोड़ के, चाय कॉफी रबड़, ठीक है, इनको छोड़ के सारी फसलें उग जाती है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर। कपास भी उगता है, ऐसा नहीं है कपास नहीं उगता, कपास उगता है, ठीक है, ज्यादा नहीं उगता लेकिन उगता है, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ये सारी उगती है यहाँ पे, ठीक है। क्या नहीं उगता? रबड़ नहीं उगती, कॉफी और चाय ये चीजें नहीं यहाँ पे उगाई जाती, जूट भी नहीं उगता, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो नहीं उगाई जाती। हरियाणा पंजाब में बाकी सारी फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, अब चावल की बारी आती है तो चावल हरियाणा पंजाब में तो बाकी उगता ही है, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार, इस हिस्से में चावल को उगाया जाता है। बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। अब बचा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश क्या करता है, इस मध्य प्रदेश में बहुत कम फसलें उगती हैं, ज्यादा नहीं उगती। देखो बता देता हूं बात क्या है। ये वाला जो चेन है ना हमारी भारत की, ये है हमारी एक रेखा जाती है यहाँ से भारत के, यहाँ बीचों बीच से ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है ना एक रेखा, अपने मैप में देखा होगा आमतौर पे। तो ये जो रेखा है, इसके आसपास का जो इलाका है उसमें कुछ नहीं उगता। मुझे नहीं पता क्यों नहीं उगता, लेकिन कुछ नहीं उगता, ज्यादातर केसेज में उगता ही नहीं है वहां पे कुछ, बहुत ही मतलब सूखा रहता है, अकाल पड़ा रहता है वहां पे सूखे की वजह से, या फिर यहाँ पे इस वाले इलाके में बाढ़ आ जाती है क्योंकि गंगा का पानी बढ़ जाता है और उस वजह से बाढ़ आ जाती है। अब बचा मध्य प्रदेश हमारा। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कम फसलें उगाई जाती है, ज्यादातर आप चाहो तो ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाग वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में। ज्यादातर फसलें आपकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में उगाई जाती हैं। उड़ीसा में भी उगती हैं बहुत सारी फसलें, और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये इलाका है जहाँ पे मेन फसलें हमारी उगती हैं। काफी बड़ा मैप था और मैंने जितना इजीली तरीके से हो सका मैंने आपको बता दिया है। और क्या आपको ये मैप समझ में आया? बाकी अब तो भसड़ मच चुकी है, बीच में अगर स्किप करा होगा कुछ भी पोर्शन तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर समझ रहे हो तो यार आ जाना चाहिए इतने में समझ में, ठीक है।
अगर आपको स्टेट्स याद नहीं रहते तो यार मेरे को बता देना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा स्टेट्स कैसे याद रहेंगे, कहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है, वो कैसे याद रहता है, ट्रिक वरिक सब कुछ बता दूंगा मैं। अगर नहीं है तो यार समझ में नहीं आते, याद नहीं रहते तो कमेंट में अभी बता दो यार मेरे को, फिर क्या पता आपको ऐसा अच्छा मौका आप मिस कर बैठो। चलो वीडियो खत्म करते हैं, पार्ट खत्म हो चुका है आपका। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, और ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।